सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को कक्षा 10वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ इकाई 8 हिंदी साहित्य का इतिहास। आइए, इसमें हम आदिकाल मध्यकाल ये दोनों पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ते हैं उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। रीतिकाल का समय है 1700 से 1900। आइए आगे देखते हैं। यहाँ 1700 से 19 तक दिखा रहा है, 1700 से 1900 तक। उधर नीचे में कुछ और लिखा है, तो हमको ये सही है, हमको ये याद रखना है। ठीक है, 1700 से 1900। और ये जितना ये वाले आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है ये सही है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो है ये सही है। आइए शुरू करते हैं, रीतिकाल की तरफ जाते हैं। आइए, यहाँ देखिए उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। यहाँ संवत दिया है 1643 से 1857, लेकिन ये 1700 से 1900 तक आपको याद रखना है ना, इसको भूल जाइए। हिंदी साहित्य में उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम से जानते हैं। इसकी समय सीमा ये सन में है। यहाँ देखिए यह संवत लिखा है ना, ये संवत को आप लोग सन कर लीजिएगा अपने पुस्तक में, है ना। तो इसका समय सीमा सन 1643 से 1857 तक ठहरती है, मतलब है करके बोल रहे हैं। रीति शास्त्र के प्रमुख आचार्य रीति शास्त्र के प्रमुख आचार्य वामन ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ काव्यालंकार में रीति को काव्य की आत्मा कहा। ऋतरात्म काव्यस्य इसे और स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि विशिष्ट पद रचना रीति अर्थात काव्य में यदि विशिष्ट रचना का उपयोग किया गया है तो वह रीति काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका कार्यकाल संवत 1650 से 1900 तक बताया लेकिन उससे पहले ही राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ हो गया था, है ना। और भारतेंदु आदि रचनाकारों ने के लेखन में आधुनिक प्रवृत्तियां दिखने लगी थीं। इसलिए इस काल को 1857 तक ही मानना चाहिए। रीतिकाल के ग्रंथों का अवलोकन करने पर श्रृंगार रस की प्रधानता, अलंकारों की बहुलता, मुक्तक काव्य शैली की प्रधानता, नारी का भोग्य स्वरूप, लक्षण ग्रंथों की बहुलता, यहाँ देखते हैं रीतिकाल में जो अधिक हमको देखने को मिलता है ना। रीतिकाल में ग्रंथों का अवलोकन करने पर हमको ये पता चलता है कि श्रृंगार रस की प्रधानता है, अलंकारों की बहुलता है, मुक्तक शैली की प्रधानता, नारी का भोग्य स्वरूप, लक्षण ग्रंथों की बहुलता, बहुलता मतलब अधिकता, प्रकृति का उद्दीपन रूप, सामंती अभिरुचि, भक्ति एवं वैराग्य का मिश्रण, आश्रयदाता की प्रशंसा आदि रूप प्राप्त होते हैं, मतलब ये दिखाई देते हैं। आइए आगे देखते हैं। रीतिकाल के नामकरण को लेकर हिंदी साहित्य आलोचकों में बहुत मतभेद रहा है, मतलब एक मत नहीं है उन लोगों का। अपने अध्ययन और समझ के अनुसार विभिन्न विद्वानों ने इसे नए नए नाम से पुकारा। उन्होंने अपने नामकरण के पीछे निहित तथ्यों को भी बताया, जो इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। आचार्य मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। डॉक्टर रसाल ने कला काल कहा है। रीतिकाल के रचनाकारों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है ना। आइए अब रीतिकाल के 3 भाग कौन कौन से वो देखते हैं।
रीतिबद्ध काव्य, पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध काव्य धारा और तीसरा है रीति मुक्त, है ना। ये क्या क्या चीज़ है ये देखते हैं। इस काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवि मुख्य रूप से आचार्य हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में शास्त्रीय ढंग का उपयोग किया है, मतलब विधिवत पढ़ाई और विधिवत जो काव्य शास्त्र में जो बातें होती है वो हमको इनके रचनाओं में देखने को मिलता है। इन सभी ने कविता के साथ साथ लक्षण ग्रंथों की भी रचना की है, और ये सभी के सभी ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है इन्होंने। ये उदाहरण देख लीजिए, गोरगात पात्री ना लोचन समात मुख, उर ऊर्जा ऊर्जा तन को आतन अवरोहिए, हंसी ही कहत बात फूल से झरत जात, ओट अवदात रात देखी मन मोहिए, है ना। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि चिंतामणि। अब रीतिबद्ध कवि के मतलब रीतिबद्ध काव्य के जो कवि हैं वो कौन कौन है? चिंतामणि, केशवदास, रतिराम देव, कुलपति, भिखारीदास, पद्माकर, ग्वाल आदि हैं, है ना। ये रीतिबद्ध कवि हैं। आगे देखते हैं, रीति सिद्ध काव्य धारा। इस काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की, लेकिन लक्षण ग्रंथों का खूब गहराई से अध्ययन किया है, जिसके कारण जब उन्होंने काव्य रचना कार्य शुरू किया तो लक्षण ग्रंथ द्वारा निर्धारित सीमाओं का ध्यान रखा, है ना। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी, रसनिधि और सेनापति आदि हैं। रीतिबद्ध जो कवि हैं उसके बिहारी, रसनिधि और सेनापति, इनकी उदाहरण देख लीजिए। या अनुरागी चित्त की गति समुझे न कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े शाम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। आइए अगला देखते हैं, रीति मुक्त काव्यधारा। इस काव्यधारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों के द्वारा निर्धारित काव्य रचने की परिपाटी का ख्याल नहीं रखा, स्वच्छंद होकर काव्य रचना की, जिसके कारण उनके कविताओं का स्वरूप जनमानस के अधिक करीब रहा। उनकी रचनाओं में विशुद्ध प्रेम का उत्कृष्ट रूप मिलता है। ये उदाहरण देखिए, भय अति निठुर मिटाए पहचान डारी, याही दुख में जग लागी हाय हाय है, तुम तो निकट निर्दयी गई भूली सुधी, हमें सूल सेलनी सो क्यों ही न भुलाए। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि नामकरण के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नामकरण ज्यादा समीचीन है। समीचीन मतलब उचित, सही। उन्होंने नामकरण के लिए केवल शास्त्रीय सहारा नहीं लिया, बल्कि अध्ययन और उस काल के ग्रंथों की वैज्ञानिकता को भी तरजीह दी है, मतलब महत्व दी है। इसी तरह तीनों धाराओं के कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से पूर्णता ही प्रदान की है। रीति काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, द्विजदेव आदि हैं। यहाँ देखिए, तीन जो हमको रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, जो तीन प्रकार के अलग अलग जो कवि दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये रीतिबद्ध जो कवि हैं वो लक्षण ग्रंथों की रचना की है, ठीक है। ये तीनों में क्या अंतर है वो देखिए। इन्होंने विधिवत अच्छा से शास्त्रीय अध्ययन करके अच्छा
शास्त्रीय जो रचना है जैसे होना चाहिए, है ना, उसमें उन्होंने महारत प्राप्त करके उसी के अनुसार अपना काव्य रचना किए हैं, है ना। और एक लक्षण ग्रंथ भी लिखे हैं ये रीतिबद्ध जो कवि हैं, है ना, उन्होंने लक्षण ग्रंथ भी लिखे हैं। और लक्षण ग्रंथ कहने का मतलब कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में जो व्याकरण है ना, तो समझ लीजिए कि लक्षण ग्रंथ को हिंदी के व्याकरण जैसे समझ लीजिए, है ना। तो ये जो रीतिबद्ध जो कवि है वो हिंदी के व्याकरण का अच्छे जानकार थे। साथ में इन्होंने अलग से मतलब एक एक किसी न किसी प्रकार का व्याकरण भी लिखे हैं, है ना। अच्छा से मतलब व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। और लक्षण ग्रंथ भी लिखे हैं, मतलब व्याकरण भी लिखे हैं, समझ लीजिए। तो यहाँ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ व्याकरण का, है ना। बाकी आप लोग लिखिएगा नहीं। और जैसे रीति सिद्ध है तो रीति सिद्ध के जो कवि है वो लक्षण ग्रंथों का या शास्त्र का तो अच्छा गहराई से अध्ययन किया है इन्होंने। और इनके जो रचना है लेखन है ना, उसमें इन ये बात दिखाई देती है ना। मतलब वो भी नियमों में बंध के जो शास्त्र है उसी के अनुसार रचना किए हैं इन्होंने, रीति सिद्ध कवियों ने। लेकिन इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं, मतलब व्याकरण नहीं लिखे हैं, समझ लीजिए, है ना। लेकिन लिखते हैं तो उनको बिल्कुल व्याकरण की जानकारी बहुत अच्छी तरह से है ना। और रीति मुक्त अगला देखते हैं रीति मुक्त में इन्होंने इनके रचना में कोई लक्षण ग्रंथ भी नहीं लिखे हैं। और इनकी जो रचना है वो मुक्तक है, मतलब किसी भी छंद अलंकार आदि चीजों में वो बंध कर नहीं रहा है ना। ये लक्षण ग्रंथों द्वारा जो निर्धारित काव्य रचने की परिपाटी का ख्याल नहीं रखा है। कहने का मतलब ये कि ये मुक्त अपने मन की जो विचार है उसको जैसे भी बना वैसे लिख दिए हैं, रचना किए हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो कवि है रीति मुक्त जो कवि है वो लोगों के अधिक निकट रहा है ना। और इनकी रचनाओं में विशुद्ध प्रेम उत्कृष्ट रूप मिलता है ना। विशुद्ध प्रेम मतलब प्रेम का बहुत ही उत्तम रूप दिखाई देता मिलता है। चलिए अब आगे शुरू करेंगे। आधुनिक काल, है ना, इसका समय संवत 1857 से अब तक, है ना। यहाँ संवत लिखा है, यहाँ 1900 समझिए। आधुनिक काल की शुरुआत कब है, जो सबसे ऊपर में दिखाया था ये ये वाले जो काल विभाजन इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ आधुनिक काल संवत 1900 से 1984 तक दिखा रहा है ना। तो ये सही है, इसी के अनुसार हमको लिखना पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भारत के इतिहास के बदलते हुए स्वरूप से प्रभावित था। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीयता की भावना का प्रभाव साहित्य में भी आया। भारत में औद्योगिकरण का आरंभ होने लगा था, मतलब उद्योग वगैरह कारखाना वगैरह स्थापित हो रहे थे। आवागमन के साधनों का विकास हो रहा था। आवागमन के साधन रोड रोड विकसित हो रहे थे, है ना, ट्रेनें विकसित हो रहे थे। अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव बढ़ा। अंग्रेजी और पाश्चात्य जो शिक्षा है उसका प्रभाव बढ़ा और जीवन में बदलाव आने लगा और जीवन में परिवर्तन आने लगा। ईश्वर के साथ साथ मानव को समान महत्व दिया गया। ईश्वर के साथ साथ मानव को समान महत्व दिया गया।
भावना के साथ साथ विचारों को पर्याप्त प्रधानता मिली। पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ और छापे खाने के आते ही साहित्य के संसार में एक नई क्रांति हुई। ठीक है। छापे खाने मतलब जो लिखने के लिए टाइपराइटर वगैरह जो है ना, जो छपाई का जो मशीन है, न्यूज़पेपर वगैरह और कोई पुस्तक वगैरह छापते हैं, है ना, तो इस तरह के जो छापे खाने के आते ही साहित्य के संसार में एक नई क्रांति हुई। क्रांति मतलब बदलाव। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल अपने पिछले तीनों कालों के से सर्वथा भिन्न है ना। बाकी जो आदि काल है, भक्ति काल है और रीति काल है, उससे बिल्कुल भी अलग है। आदि काल में डिंगल, भक्ति काल में अवधि और रीति काल में ब्रज भाषा का बोलबाला रहा। वहीं इस काल में आकर खड़ी बोली का वर्चस्व स्थापित हो गया। अब तक के तीनों कालों में जहाँ पद्य का ही विकास हुआ था, वहीं इस युग में गद्य और पद्य समान रूप से व्यवहारित होने लगे। व्यवहारित मतलब व्यवहार में होने लगा, व्यवहार प्रयोग करने लगे। प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से भी इस युग में नवीनता का समावेश हुआ, है ना। और पद को देखेंगे, कविता को देखेंगे, और जो उसके विषय लेने की जो कवियों के विषय चुनने, है ना, की दृष्टि से भी अगर देखें तो उस दृष्टि में भी नवीनता का समावेश हुआ है ना। समावेश मतलब समाहित या सम्मिलित हुआ है। जहाँ पुराने काल के कवियों का दृष्टिकोण एक सीमित क्षेत्र में बंधा हुआ रहता था, ठीक है, वहाँ आधुनिक युग के कवियों ने समाज के व्यवहारिक जीवन का व्यापक चित्रण करना शुरू किया, है ना। अभी तक जो पहले के जो नियम थे उसी के अनुसार रचना किया करते थे, लेकिन आधुनिक युग में के जो कवि है वो समाज में व्यवहारित जीवन का मतलब जो सामान्य जीवन में जनजीवन में जो प्रयोग होता है उसी का चित्रण करना शुरू किया। इसलिए इस युग की कविता का सफल फलक कविता का जो फलक है काफी विस्तृत हो गया। फलक मतलब उसका जो क्षेत्र बोल सकते हो, है ना। राजनीतिक चेतना, समाज सुधार की भावना, अध्यात्मवाद का संदेश अध्यात्मवाद का संदेश आदि विविध विषय इस काल की कविता के आधार बनते गए हैं। अब आधुनिक काल में किस तरह की रचनाएं देखने के लिए हमको मिल रही हैं? राजनीतिक चेतना, ठीक है, मतलब लोगों को अपने शासक और राजनीति में जो चीज़ें होती है उसके उसके प्रति जो मतलब उसको विषय बनाया जा रहा है। समाज सुधार की भावना लोगों में या समाज को सुधारने की भावना को विकसित किया जा रहा है। अध्यात्मवाद का भी उसमें विधिवत जो मतलब उसका भी विषय चुना जा रहा है या उसके ऊपर भी कविता बनाई जा रही है। आधुनिक युग की विस्तृत कविता धारा युग की विस्तृत कविता धारा की रूपरेखा जानने के लिए उसे प्रवृत्तियों के आधार पर 6 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से कैसे बांट सकते हैं? भारतेंदु युग सन 1857 से 1902 तक, द्विवेदी युग 1902 से 1916 तक, छायावादी युग 1916 से 1936 तक, प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 तक, प्रयोगवादी और नवकाव्य युग 1943 से 1990 तक, और उत्तर आधुनिक युग 1990 से आज तक। यद्यपि आधुनिक काल का आरंभ यद्यपि मतलब भले ही बोल सकते हैं, भले ही आधुनिक काल का आरंभ सन 1857 से माना जाता है, किंतु आरंभिक 15-18 वर्ष की कविता को संक्रांति युग की कविता कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें रीतिकालीन श्रृंगारिक तथा भारतेंदु
कालीन प्रवृत्तियों का समन्वय सा दिखाई पड़ता है। ठीक है, मतलब ये इसको आरंभिक काल कहने का मतलब ये है कि शुरू के जो 15 से 18 वर्ष की जो कविता है उसको संक्रांति मतलब मिला जुला युग की कविता कहा जा सकता है, क्यों इसमें रीतिकाल के जो कुछ कुछ गुण हमको दिखाई देते हैं और भारतीय काल की प्रवृत्तियों का भी उसमें समन्वय दिखता है। मतलब दोनों ही दिखाई, आधुनिक काल भी का भी लक्षण दिखाई देता है और रीतिकाल का भी लक्षण दिखाई देता है। चलिए अगले क्लास में आगे भारतीय काल पढ़ेंगे, भारतीय युग।